नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल मौजूद हूँ आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम जानेंगे थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यूनिट ओवरव्यू का डायग्राम। तो इसमें दिखाया हुआ कि कैसे पावर प्लांट वर्क करता है, तो इसको हम समझेंगे धीरे धीरे पूरा। तो सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, मशीनरी लगी है, उसके बारे उसको देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वाटर साइकिल, एयर साइकिल, कोल साइकिल सभी को समझेंगे बारी बारी से, बारीकी से। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये है प्राइमरी एयर फैन, पीएफएन। और पीएफएन का काम क्या होता है? पीएफएन का काम होता है वातावरण से हवा को खींचना, सक करना और इसे बॉयलर को देना। अब वो कैसे देगा इसको हम बाद में जानेंगे। सिमिलरली ये है एफडी फैन। एफडी फैन का काम भी यही है। एफडी फैन का काम क्या होता है? इसका भी काम वातावरण से हवा लेना और जलने में, कोल को जलाने में सहायता देने के लिए एयर देना। ठीक है दोस्तों। ये है मिल, ये जो दिख रही है ना, ये मिल है। मिल का काम होता है जो कोल आ रहा है उसको पल्वराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये होता है मिल का काम। ये है बॉयलर, ये पूरा का पूरा जो हुक टाइप का है, ये है बॉयलर। यहीं पे कोयला जलता है और यहीं पे ये सुपर हीटर, रीहीटर और इकोनोमाइजर लगे हुए हैं। ये है ड्रम। ड्रम का काम होता है, इसको स्टीम ड्रम भी कहते हैं। इसका काम होता है स्टीम और वाटर को सेपरेट करना। ठीक है। ये है हाई प्रेशर टरबाइन, ये है इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, ये है लो प्रेशर टरबाइन, ये है कंडेंसर। इनके बारे में भी हम धीरे धीरे पूरा जानेंगे। अभी हम ऐसे ही देख रहे हैं। ये है सीपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। और ये है लो प्रेशर हीटर, डीरेटर। डीरेटर का काम इसमें जो घुली हुई जो ऑक्सीजन रहती है उसको रिमूव करना, अनवांटेड जो गैसेस है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव करने का काम डीरेटर का होता है ना। ये है बॉयलर फीड पंप। इसका नाम से इस मतलब शो हो रहा है कि बॉयलर को फीड करना है ना। ये है हाई प्रेशर हीटर। तो और ये है ईपी। ईपी दिख रहा है? ईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है। ये है आईडी फैन और ये है हमारी प्यारी चिमनी। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम एयर साइकिल से। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये पीएफएन, दो पीएफएन लगे हुए हैं हमारे पास, है ना। तो पीएफएन का काम क्या होता है? पीएफएन क्या वातावरण से हवा को खींचता है ना। उसके बाद उस एयर को, जो ये कोल्ड कोल्ड एयर है, देखो ये पीएफएन आपस में दोनों जॉइंट है ना। ठीक है। और ये कोल्ड एयर यहाँ से आई, मतलब अभी तो हमने लिया ही था वातावरण से, ये कोल्ड एयर वाला पाइप हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये कोल्ड एयर का एक और भाग जो है, मतलब जो पीएफएन का जो है एक पार्ट, ये एयर हीटर में गया है, दिख रहा है आपको। अब एयर हीटर में जाने के बाद एयर हीटर का काम क्या होता है? एयर को हीट देना, है ना, एयर का टेम्परेचर बढ़ाना। तो ये जो पाइप गया है, इसको ये क्या है, ये आपस में, ये मतलब यहाँ से आया है, दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये हॉट एयर है, मतलब एयर हीटर के थ्रू आ रही है, प्राइमरी एयर ही है ना। तो ये हॉट वाली एयर यहाँ पे आई और यहाँ पे मिक्स हुई। ठीक है। और ये जो है, ये मिक्स वाली जो एयर है वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे मिल में क्या होता है कि मिल ने पल्वराइज्ड फॉर्म में कोल बना के रखा था, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कोयले को, है ना। तो ये मिक्स वाली जो प्राइमरी एयर है वो आती है और उस कोल को उड़ाते हुए ले जाती है कहाँ पे? बॉयलर में। ठीक है दोस्तों, है ना। अब हम बोलेंगे कि भैया ये जो है, हम कोल्ड और हॉट को मिक्स क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ कोल्ड वाली प्राइमरी एयर क्यों ही नहीं ले ले रहे हैं? क्यों हम हॉट एयर को क्यों नहीं ले रहे हैं? मिक्स ही क्यों कर रहे हैं? तो देखो, हम अगर हम कोल्ड प्राइमरी एयर लेंगे तो कोल्ड प्राइमरी एयर क्या करेगी? देखो ये पाउडर है यहाँ पे मिल में, है ना। तो क्या मॉइस्चर लेके जाएगी। अभी कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना। तो मॉइस्चर भी रहेगा इसमें। तो ये कोल्ड को, मतलब कोल को, जो कोल पाउडर उसको उड़ा के जब बॉयलर में ले जाएगी तो क्या जलने में थोड़ा सा हल्की सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब मॉइस्चर रहेगा कंटेंट, है ना। तो इसमें क्या होगा, अपने प्लांट की जो है एफिशिएंसी कम होगी। प्रॉब्लम वाली बात है। अगर हम इसको हॉट ही दे दें, क्यों ना हम इसे गरम गरम ही, गरम हॉट एयर ही हम प्रोवाइड करें, तो हॉट एयर में क्या होगा कि ये पल्वराइज्ड फॉर्म में कोल्ड रहता है। जैसे ही मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या कोयला जलने लग जाता है ना। जो पाउडर फॉर्म में है, पल्वराइज्ड फॉर्म में, तो वो जलने लग जाता है। तो इसलिए हम एक रेटेड टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉट और कोल्ड वाली जो प्राइमरी एयर है उनको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये मिल में आया और मिल से कहाँ में गया? बॉयलर में गया।
अब हमें दिख रहा होगा कि मिल का सिर्फ एक ही पाइप आया है, वैसे एक दिख रहा है लेकिन एक नहीं, चार पाइप आते हैं चारों कोनों से। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको हुक का टाइप का, और सिर्फ नीचे का बस देखा जाए तो एक सिलेंड्रिकल की टाइप का मान लो, एज्यूम कर लो, है ना। तो सिलेंड्रिकल टाइप का है तो एक मिल से चार पाइप आएंगे और चारों कोनों से आएंगे, समझ रहे, एक कोने में एक पाइप, ऐसे ही चारों कोनों में चार पाइप, समझ रहे ना। मतलब एक कोनों में एक पाइप, तो चार कोने होते तो चार पाइप हो गए, है ना। तो इसी टाइप से चारों कोनों से एक मिल के पाइप आते हैं, इसी तरीके से ये दूसरी मिल, तीसरी मिल, चौथी मिल, इस टाइप से मिल होके रहते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, प्राइमरी एयर आई, इसने हॉट मिक्सर टाइप की एयर है ना, इसने कोल को उड़ाते हुए लेके कहीं कहाँ लेके गई, बॉयलर में। अब बॉयलर में क्या लाइट अप हो चुका है पहले ही, हम ऐसा नहीं कि हम कोयला पहुंचाए और वहाँ नीचे जला रहे हैं आग लाइटर से, ऐसा नहीं है भैया। वहाँ पे क्या लाइट अप पहले ही हो चुका है, एक रेटेड टेम्परेचर तक हम ऑयल से चलाते हैं ना, तो हमने ऑयल से चला चुके हैं, है ना। अब हमने क्या किया कि प्राइमरी एयर आई, उस कोल को उड़ा के लेके गई कहाँ पे, बॉयलर में, और जैसे ही कोल बॉयलर में पहुंचा वो जलने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत पाउडर फॉर्म में रहता है, पल्वराइज्ड कोल रहता है, ठीक है, समझ गए ना। अब वो अंदर गया और जलने, मतलब चारों कोनों से कोयला निकल रहा है, बारीक बिल्कुल पाउडर, है ना, और जल रहा है, वहां पे पहुंचते से ही जलने लग जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है कि इतना तो कंप्लीट हो गया आपका, है ना। अब हम बात करते हैं एब्डीफेन की। एब्डीफेन क्या कर रहा है, ये भी बिल्कुल वातावरण से हवा ले रहा है ना। दो एब्डीफेन लगे हुए हैं यहाँ पे, ये एब्डीफेन ए, एब्डीफेन बी, है ना। तो ये ने हवा खींचा और ये हवा यहाँ आई, एयर हीटर में गई, एयर हीटर ने सेम सेम ऊपर का भी है ना, देखो उसका भी एयर हीटर से आया, है ना। एयर का टेम्परेचर बढ़ा और ये नीचे से, बिल्कुल नीचे से नहीं होता लेकिन मान के चलो, क्योंकि अभी अब हमको समझना है, ठीक है। तो ये नीचे से बिल्कुल हॉट एयर जो है उसको दे रहा है, बॉयलर को दे रहा है, मतलब जलाने के लिए। जैसे यहाँ पे कोयला यहाँ अंदर पहुँचता जलने लग जाता है, तो ये उसको ऊपर की ओर भेज रहा है, मतलब जो हीट है, अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हीट ज़्यादा ऊपर से इधर नहीं आ पाएगी, है ना। हमें पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, तो इसीलिए हम लोग एफडी फैन का यूज़ करते हैं। एफडी फैन क्या करता है, एफडी फैन की जो एयर है ना, उसको यहाँ से नीचे से प्रोवाइड करता है और जलाने में मदद करता है, मतलब जो कोल जो है ना जल रहा है, जो पी प्राइमरी एयर उड़ा के लाई थी, उसको जलाने में मदद करता है एफडी फैन की एयर, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये इसने जलाया, है ना, और ऊपर की उठाया, ऊपर की ओर उठाया। अब जो कोल जल रहा है उसमें हीट है, हीट के अलावा उसमें डस्ट पार्टिकल है ना। तो हम इसको बोल देते हैं फ्लू गैसेस, क्या बोल देते हैं, फ्लू गैसेस, है ना। तो एफडी फैन क्या करता है, उस फ्लू गैसेस को ऊपर की ओर उठाता है ना। और फ्लू गैसेस सुपर हीटर, रीहीटर से होते हुए, इकोनोमाइजर से होते हुए जाती है कहाँ, एयर हीटर, और एयर हीटर से होते हुए वो जाती है ईएसपी में, है ना। और ईएसपी का काम, जैसे कि मैंने बताया था कि ईएसपी का काम फ्लू गैसेस से डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करना होता है ना। क्योंकि हम डायरेक्ट जो है डस्ट वाली जो एयर है उसको हम चिमनी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वातावरण को परेशानी नहीं होगी, क्या बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, काफ़ी ज़्यादा डस्ट फैलेगा बाहर, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या, डस्ट पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं ईएसपी की हेल्प से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की हेल्प से, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की हेल्प से हमने क्या किया, फ्लू गैसेस से डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट कर लिया, है ना। अब जो डस्ट फ्री फ्लू गैसेस है उसको हम आईडी फैन की हेल्प से चिमनी से बाहर निकाल देते हैं। इतना तो मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो ही गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एयर साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं वाटर साइकिल पे, कि वाटर का क्या साइकिल है भैया, देखिए उसको भी तो देखना जरूरी है, सही है कि नहीं। तो जैसे कि हमको पता है कि ये क्या है, स्टीम ड्रम, क्या है, स्टीम ड्रम, है ना। तो स्टीम ड्रम से ये स्टीम निकल रही है, करीब इसका टेम्परेचर मान लो 420 डिग्री सेल्सियस करीब करीब होगा, ठीक है। ये अभी मान के चलो कि यहाँ से स्टीम जो है, रेड वाला जो है वो स्टीम है ना, ये 410 420 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, वो आ रही है और सुपर हीटर में जा रही है। सुपर हीटर का काम क्या है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, भाई हीट करना, हीटर मतलब हीट करना, सीधी सी बात है ना। तो स्टीम आई 410 420 डिग्री सेल्सियस की, सुपर हीटर ने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 540 545 डिग्री सेल्सियस, है ना। और उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा दिया, है ना। तो करिए 545 डिग्री सेल्सियस की स्टीम लाइन है ना, और ये गई हाई प्रेशर टरबाइन पे। हाई प्रेशर टरबाइन पे जैसे ही गई उसको रोटेट करवाया, ठीक है। अब रोटेट करवाने के बाद जो स्टीम एग्जॉस्ट हो रही है,
अब देखो ऐसा है कि ये कोई स्टोरेज टैंक तो है नहीं, ये स्टीम जा जा के वहाँ जमा होती रहेगी, ऐसा तो है नहीं भाई। कहीं से जाएगी स्टीम तो कहीं से निकलेगी भी तो ना, है ना। तो स्टीम ने हाई प्रेशर टरबाइन को रोटेट करवाया और जो स्टीम एग्जॉस्ट हुई है ना, उसको घुमाने के बाद जो स्टीम निकल रही है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो गया है, टेम्परेचर और प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उस एग्जॉस्ट स्टीम को भेजते हैं रीहीटर में। ये कर्सर देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ कर्सर है वही है ना। तो रीहीटर में भेजा हमने, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो गया था। रीहीटर में जाने के बाद उसका टेम्परेचर फिर से हो गया करीब 540 डिग्री सेल्सियस के लगभग, है ना, 540 545 डिग्री सेल्सियस के लगभग, और प्रेशर भी हो गया कुछ, है ना। तो वो गई इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन पे। इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन को रोटेट करवाया। अब रोटेट करवाने के बाद में जो स्टीम इससे एग्जॉस्ट हुई, मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन से जो स्टीम एग्जॉस्ट हुई, उसको हमने भेज दिया लो प्रेशर टरबाइन पे, है ना। तो लो प्रेशर टरबाइन को रोटेट करवाने के बाद जो उससे स्टीम एग्जॉस्ट हुई वो कहाँ गई, कंडेंसर में। यहाँ तक का तो मैं मानता हूँ कि क्लियर हो ही गया होगा कि स्टीम कैसे स्टीम ड्रम से कंडेंसर तक आई। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में अब कंडेंसर पे आने के बाद अब क्या हुआ कि स्टीम है, हम इस स्टीम का हमें मतलब जो ये वाटर है डीएम वाटर का ही यूज़ करते हैं, हम डीएम वाटर की स्टीम बनाते हैं ना। तो क्या है कि स्टीम को हमको आगे फिर से रीयूज़ करना है, तो हम स्टीम को क्या पंप कर नहीं सकते, तो हम उसको स्टीम को वाटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दिख रहा है आपको CW। हम लोग क्या करते हैं, CW वाटर के पाइपों का इस टाइप से अरेंजमेंट कर देते हैं, मतलब इसमें CW वाटर जाता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है ना। तो इस टाइप से हम पाइपों का अरेंजमेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ से पानी गया और इधर से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो CW पंप हाउस से पानी जाता है इसमें, और इधर साइड से गर्म होने के बाद कूलिंग टावर में चला जाता है ठंडा होने के लिए, है ना। तो कंडेंसर में क्या होता है कि स्टीम ऊपर से आती है और इस ठंडे ठंडे पाइप से जब टकराती है ना, तो अपनी हीट जो है वो इस CW वाटर को दे देती है ना, इसको दे देती है हीट, है ना, और पानी बनकर नीचे जमा हो जाती है। क्लियर। इसको हीट देने के बाद मतलब स्टीम जब वाटर से टकराएगी, बिल्कुल ठंडे ठंडे, टेम्परेचर चेंज रहता है कि नहीं, है ना, तो क्या वाटर बन जाती है और नीचे जमा हो जाती है। इस वाटर को बोल देते हैं हम कंडेंसेट वाटर। कौन सा वाटर, कंडेंसेट वाटर। ठीक है, क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, अब इस कंडेंसेट वाटर को हम क्या करते हैं, CEP की हेल्प से, मतलब कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से इस कंडेंसेट वाटर को हम आगे की ओर पंप करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब पंप करने के बाद देखो यहाँ से जो स्टीम थी उसका टेम्परेचर भी अब कम हो गया, कि हमने स्टीम को अब बना लिया है कंडेंसेट वाटर, बिल्कुल वाटर बना लिया है ना, तब उसका टेम्परेचर प्रेशर सब कम हो गया होगा। अब हमें इसको फिर से बॉयलर को फीड करना है ना। तो हम एकदम से इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इसको यहाँ तक ले जाएंगे। क्लियर है। तो ये अब कंडेंसर में हमने स्टीम आई, CW वाटर, जो CW जो है वाटर साइकिल, मतलब जो पंप लगा हुआ, मतलब कि CW के जो ट्यूब गए हुए हैं इस कंडेंसर टैंक में, है ना, उसकी हेल्प से हमने इस स्टीम को हमने वाटर बना लिया। इस कंडेंसेट वाटर को CEP की हेल्प से, मतलब कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से आगे की ओर बढ़ाया, पंप किया, और लो प्रेशर हीटर से होते हुए हमने हीटर में पहुंचा दिया। अब लो प्रेशर हीटर का काम क्या होगा भैया, हीटर मतलब हीट करना, ठीक है, हीट देना। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको 53 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर था, लो प्रेशर हीटर से गुजारा, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 119 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब इसका 53 से 119 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसको डी-रेटर में भेज दिया हमने, है ना। डी-रेटर का काम क्या होता है, इसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना, या फिर अनवांटेड जो गैसेस है उसको रिमूव करना। ठीक है, रिमूव करने के बाद में अब अनवांटेड गैसेस उसमें से रिमूव हो गई है ना। अब उसको आगे की ओर हमें फीड भी करना है, तो यहाँ पे लगा दिए हमने 3 ये पंप लगा दिए, है ना, 3 पंप। इनको बोलते थे हम BFP बोले तो बॉयलर फीड पंप। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बॉयलर को फीड कर रहा है। क्लियर ना। तो ये है बॉयलर फीड पंप। तो डी-रेटर से जो वाटर आ रहा है उसको हम लोगों ने बॉयलर को फीड करने के लिए हमने पंप किया आगे की ओर, बॉयलर फीड पंप की हेल्प से, है ना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 119 डिग्री सेल्सियस था। अब डी-रेटर में क्या है, एक प्रकार से हीटर भी मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा ही देता है ना। तो 119 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया 164 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हम हाई प्रेशर हीटर की थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं ना,
तो हाई प्रेशर हीटर से पहले 177 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 164 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका टेम्परेचर हो गया 245 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में जो वाटर है जिसका टेम्परेचर 245 डिग्री सेल्सियस करीब हो गया है, उसको हम इकोनोमाइजर से गुजारते हैं। इकोनोमाइजर क्या है? इकोनोमाइजर भी एक प्रकार का हीटर ही है। क्या है? हीटर है ना। जो फ्लू गैसेस यहाँ पे जो जल रहा था कोयला, उसकी हीट जो आ रही थी, हीट प्लस डस्ट, वो यहाँ से होते हुए इधर जा रहा था, तो वो अपनी हीट इसको 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 देते हुए नीचे जा रहा था। क्लियर ना? ठीक है। तो ये 245 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो जाता है इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर उसका टेम्परेचर करीब 320-30 ऐसा कुछ डिग्री सेल्सियस करीब कर देता है ना, 330 डिग्री सेल्सियस मान लो ना, क्योंकि थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है ना। तो 320 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर इकोनोमाइजर कर देता है। कर दिया। अब इस वाटर को हम भेज देते हैं कहाँ पे? स्टीम ड्रम में। क्लियर? अब आप सोचेंगे कि जो यहाँ से स्टार्टिंग में जो स्टीम निकली थी उसका जो टेम्परेचर था वो करीब था 420-430 डिग्री सेल्सियस था, और जो वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर 320-330 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सोचेंगे कि क्या स्टीम ड्रम में कोई हीटर लगा है जो उस वाटर को 320 डिग्री सेल्सियस के जो वाटर है उसको 420-430 डिग्री सेल्सियस में मतलब कन्वर्ट कर रहा है? कैसे हो रहा है ये? सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम आगे बात करते हैं कैसे हो रहा है। क्या होता है कि ये जो बॉयलर है ना, बॉयलर के आजू बाजू बॉल बनी होती है, वाटर बॉल। ठीक है, उसके थ्रू सारा काम होता है, सारा जादू वाटर बॉल के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे एक स्लाइड में दिखा रहा कि कैसे क्या है ना। तो ये स्टीम ड्रम है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये मतलब रिंग की तरह बॉयलर के चारों ओर था, मतलब रिंग की तरह मान लो, इसको मोड़ लो, एक स्केल है, स्केल को मोड़ लो एक किसी बॉटल के चारों ओर। मान लो पहले एक स्टील की आती थी ना स्केल, जिसको मतलब हाथ में ऐसा करने के बाद थोड़ा वो घूम जाती थी, है ना। तो उसी टाइप से ये रिंग की टाइप से बॉयलर के चारों ओर रिंग की आकृति बना लेती है ना, और ये पाइप भी लगे हुए रहते हैं इस टाइप से, ट्यूब, है ना। समझिए दोनों साइड में ये रिंग है ना। तो क्या होता है कि इससे स्टीम ड्रम से जो वाटर है वो इसमें आता है, इस वाटर बॉल में आता है। ठीक है। और वाटर बॉल में आने के बाद जैसे कि हमको पता है यहाँ पे कोल जल रहा है, हाई टेम्परेचर है ना। तो क्या होता है कि जो वाटर बॉल में जो ये पाइप है ना, इसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो स्टीम बन जाते हैं, है ना। जो स्टीम बन जाता है वो स्टीम जो है ऊपर आके जमा हो जाती है इस स्टीम ड्रम में सबसे ऊपर में, और जो वाटर रहता है वो नीचे रहता है ना। तो वाटर जो है वो नीचे जाता है, स्टीम बनता है, और स्टीम बनने के बाद में आकर स्टीम ड्रम के ऊपर में यहाँ जमा हो जाता है। इतना तो मेरे को लगता है क्लियर हो ही गया होगा। समझ रहे हो? तो मतलब कि क्या है कि जो अपना जो वाटर आ रहा था कि नहीं, ये वाला वाटर जिसका टेम्परेचर करीब 320-330 डिग्री सेल्सियस था, वो यहाँ पे आता है, उसके बाद में वो नीचे जाता है वाटर बॉल में, है ना। यहाँ से स्टीम बनता है, करीब 410-420 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की स्टीम बनती है और ऊपर आती है, और यहाँ पे आके ऊपर जमा हो जाती है स्टीम ड्रम के ऊपर। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ये स्टीम ड्रम का फोटो है, ये ओरिजिनल स्टीम ड्रम है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये इस तरह से टेम्पर मतलब स्टीम बनने के बाद वापस स्टीम ड्रम के ऊपर जमा हो जाता है। इसका टेम्परेचर करीब 445 मतलब 410-420 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा डायग्राम मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों। अब आप पूछोगे कि ये जो एयर हीटर है ये क्या बिजली से चलता है? बिल्कुल गुड क्वेश्चन है। ये यहाँ पे जो एयर हीटर लगा है ना, ये बिजली से नहीं चलता। क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस जो यहाँ पे सुपर हीटर, रीहीटर और इकोनोमाइजर को हीट दे रही है अपनी, उसमें भी क्या कुछ ना कुछ हीट रह ही जाती है जब वो यहाँ से इस पाइप के थ्रू आ रही होती है ना नीचे। तो इसमें हीट मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता ही है, तो हम उसको ऐसे वेस्ट नहीं कर देते, हम इस टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, है ना। इस टेम्परेचर का यूज़ करते हैं और उसको हम एयर हीटर के थ्रू गुजारते हैं। मतलब जो इसमें एफ डी फैन और पी ए फैन के जो पाइप या जैसे भी इसका अरेंजमेंट रहता है ना, एफ डी फैन के मान लो पाइप आ रहे हैं, पी ए फैन के पाइप आ रहे हैं, तो उसको हम लोग उसके ऊपर से मतलब चारों ओर से ये फ्लू गैसेस उसको इस टाइप से अरेंज करके रखें कि वो अपनी हीट, ये फ्लू गैसेस जो है अपनी हीट है वो एफ डी फैन और पी ए फैन की जो एयर है उसको दे देती है ना। और अपनी हीट देने के बाद में उसको अपनी ईएसपी में भेज देते हैं। ईएसपी का काम क्या होता है? डस्ट कलेक्ट करना।
ठीक है। वो डस्ट कलेक्ट कर लेता है और फ्लू गैस से जब डस्ट फ्री हो जाती है उसको आईडी फैन की हेल्प से चिमनी से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया कि एयर हीटर जो है वो बिजली से नहीं चलता, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लांट चला रहे इतना इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ में थोड़ी ना यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हमको तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। सही बात है कि नहीं? हाँ। तो फ्लू गैसेस की हेल्प से ये एयर हीटर चलता है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो लो प्रेशर हीटर लगा हुआ है क्या ये भी बिजली से चलता है? ना, ये भी नहीं चलता। और ये हाई प्रेशर हीटर है, क्या ये भी बिजली से चलता है? नहीं, ये भी बिजली से नहीं चलता। आगे एक स्लाइड है उसमें दिखाता हूँ कि कैसे किससे चलता है ये। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, है ना। तो जो हाई प्रेशर हीटर है, तो हम क्या करते हैं, जो हाई प्रेशर टरबाइन है ना, मतलब जो रीहीटर से जो आने वाली स्टीम है ना, वो उसका टेम्परेचर करीब रहता है 540-545 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो उस टेम्परेचर की स्टीम का इस टाइप से हम अरेंजमेंट करते हैं कि ये स्टीम अपनी हीट जो है बॉयलर फीड पंप से जो आने वाला वाटर है उसको दे देती है। ठीक है। तो इस स्टीम का जो हाई प्रेशर स्टीम, मतलब जो रीहीटर से आने वाली 545 डिग्री या 540 डिग्री सेल्सियस के आसपास की जो स्टीम रहती है ना, उसके टेम्परेचर से हम एचपी हीटर चलाते हैं। समझ रहे हो? ये देखो, ये इस टाइप से स्टीम आई, इसके चारों ओर स्टीम रहती है ना, और ये अपने वाटर के पाइप गए हुए हैं, है ना। तो ये अपना टेम्परेचर जो है स्टीम इसको देख करके इधर से निकल जाती है। ठीक है। उसके आगे भी उसका मैनेजमेंट होता है, वो शो नहीं करेंगे, और अभी इतना डीपली नहीं जाना है। अभी आप नॉर्मली समझ जाओ कि रीहीटर से जो आने वाली स्टीम है ना, मतलब जिसका टेम्परेचर करीब 545 डिग्री सेल्सियस से करीब है ना। नहीं, रीहीटर को आने वाली नहीं, ये हाई प्रेशर टरबाइन से एग्जॉस्ट होने वाली स्टीम है ना, वो उसका टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से क्या है, हम लोग लो प्रेशर टरबाइन से एक ले रहे हैं, है ना, ड्रेन टाइप का, है ना। उस लो प्रेशर टरबाइन से जो आने वाली जो अपनी लो प्रेशर स्टीम है ना, लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम है, उसका यूज़ कर रहे हैं हम लो प्रेशर हीटर में। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एच पी हीटर और एल पी हीटर जो हम उसको बिजली से नहीं चला रहे हैं, उसका यूज़, उसका जो चलाने का तरीका है वो स्टीम से चला रहे हैं। स्टीम के टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं हम एल पी हीटर और एच पी हीटर में। इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है। और मैं आपको बता रहा था ना कंडेंसर का, तो कंडेंसर देखो, कंडेंसर ये ये जो स्टीम आई है, एग्जॉस्ट स्टीम लो प्रेशर टरबाइन से यहाँ पे आती है और कंडेंसर में जाती है, और कंडेंसर से कंडेंसेड वाटर बन के ये आगे चले जाती है ना। तो वो कैसे बनती है वो वाला डायग्राम भी मैं आपको दिखा दे रहा। ठीक, देखो ये यहाँ से जो एग्जॉस्ट सिस्टम की कंडेंसर में आई है ना, इस टाइप से हम अरेंजमेंट कर के रखिए। ये सी डब्ल्यू पंप हाउस है, यहाँ से जो सी डब्ल्यू वाटर जो है वो इसमें आता है, जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है ना, यानी कोल्ड रहता है, कोल्ड वाटर रहता है ना। ये कोल्ड वाटर के पाइप इसमें इस कंडेंसर में इस टाइप से अरेंज रहते हैं। अब ये अपनी हीट जो है, जो अपनी जो लो प्रेशर टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो अपनी हीट जो रहती है वो इस पानी को दे देती है ना, और खुद वाटर बन के यहाँ नीचे जमा हो जाती है। और जब ये सी डब्ल्यू वाटर यहाँ पे गर्म हो गया है ना, उसको हम ठंडा करने के लिए भेज देते हैं कूलिंग टावर में। अब देखा होगा तुमने, बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, है ना, उसको कूलिंग टावर बोलते हैं। उनका काम यही होता है कि इस पानी को, सी डब्ल्यू वाटर जो कंडेंसर में गर्म हो गया है उसको ठंडा करना, और उसका ठंडा करने के बाद वापस सी डब्ल्यू मतलब पंप हाउस में भेज देना, और वहाँ से फिर ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर ना? सेम ये स्टीम वाली साइकिल भी है, ये भी यहाँ से स्टीम बना, ये घुमा, टरबाइन को रोटेट करवाया, टरबाइन रोटेट करेगी तो अल्टरनेटर का शाफ्ट भी उससे जुड़ा होता है, अल्टरनेटर रोटेट करेगा तो पावर जनरेट होगी, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ऐसे ही लो प्रेशर टरबाइन से स्टीम एग्जॉस्ट हुई, कंडेंसर में आई, कंडेंसर से ये पंप की हेल्प से हमने डीरेटर में भेजा, डीरेटर से बॉयलर फीड पंप की हेल्प से हमने भेजा बॉयलर में, बॉयलर से फिर स्टीम ड्रम से वाटर वॉल में, वाटर वॉल से स्टीम बनी तो स्टीम ड्रम में वापस आई, स्टीम बन के ऊपर जमा हो गई, फिर वो ये साइकिल पूरा चलता रहता है। अब आप पूछेंगे कि भैया स्टीम जब इतना रोटेट कर रही है तो क्या स्टीम का लॉसेस नहीं हो रहा, मतलब जो वाटर यूज़ कर रहे हैं हम डीएम वाटर, तो ये पानी कम नहीं होता होगा, मतलब अपन लोग पानी गर्म करते तो क्या पानी भाप बन के उड़ जाता है, मतलब लॉस तो होता ही है भैया कहीं ना कहीं पानी का। जब लॉस होता है तो हम पानी कहाँ से लेते हैं? सीधी बात है। तो क्या होता है कि प्लांट में डीएम टैंक होते हैं। कौन से टैंक होते हैं? डीएम वाटर टैंक। तो डीएम वाटर टैंक से हम पानी लेते हैं। यहाँ कंडेंसर के पास में एक रहता है हॉट बेल मेकअप पंप।
हॉट वेल मेकअप पंप के थ्रू हम इस स्टीम वाटर जो है, यानी कि जो डीएम वाटर यूज़ हो रहा है स्टीम बनाने के लिए, अगर उसकी कमी होती है तो हम हॉट वेल मेकअप पंप के थ्रू पानी ले लेते हैं, मतलब स्टीम वाटर का ले लेते हैं जितना हमें चाहिए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा पूरा डायग्राम। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।